नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में की शिरकत, महाभारत अभिमन्यु केंद्र और उपदेश स्थलिका की करेंगे भ्रमण। एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन, पंच परिवर्तन प्रस्ताव कराया जाएगा पारित, शाम को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। उत्तराखंड में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, एक की मौत, 2 घायल, टमाटर से लदी थी। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ को बुलाया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए हुए बंद। धाम की सुरक्षा अब आईटीबीपी के हवाले बढ़ाई गई सुरक्षा। और उत्तराखंड में बादल छाए, ठंड बढ़ी, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने का काम किया, अब वहां स्कूली पाठ्यक्रम को लागू किया है। 10,000 एकड़ भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो, इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय 71वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इसमें आज 5वें प्रस्ताव पंच परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी, उसे पारित कराया जाएगा। वहीं शाम करीब 4 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भगवान बिरसा मुंडा नगर से एक शोभा यात्रा भी निकालेंगे, जिसके जरिए समाज में अनुशासन और एकता का संदेश दिया जाएगा। रुड़की में शुक्रवार को अचानक प्रशासनिक हलचल से ये दिन भरा रहा, जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बिना किसी पूर्व सूचना के शहर के विभिन्न सीएससी सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आई और कहीं आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे, तो कई सेवाओं में लापरवाही साफ दिखाई दी। इसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। इसमें सबसे पुराना 2-3 पान कार्ड और आधार कार्ड का भी हमें प्रिंट मिला, उसको जब्त किया है। और उसी के साथ इनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि इनको ये कहना था कि पुराना लोग है, उन्होंने छोड़ के गए थे, उनको वापस नहीं किया गया करके। और मैंने गहनता से पूरा सिस्टम में चेक किया कि उनके पास कुछ ऐसा फोटोशॉट के माध्यम से हमारा कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी बना रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ पाया नहीं हमें। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी अभी चलने वाला है, उसको प्रिंट निकालने वाला भी काम, सिर्फ उनको सूची देने का ही काम हो रहा है।
और बाकी कई एक दो लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्राथमिक प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है, तो उसी लिए मैंने इनको निर्देश दे दिया। मंगलौर कस्बे में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज नगरपालिका परिषद परिसर में मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इसमें NIAH, विद्युत विभाग सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से भी जाम जैसी स्थिति से निपटने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर जल्द ही नई रणनीति बनाकर कस्बे को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही गई। इस दौरान ई-रिक्शा के स्टैंड निर्धारित करने की बात भी रखी गई। सौ के 100% लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अब जो अधिकतम लोगों के लिए वहां पर राहत की बात की गई। हमारी कोई मंशा किसी की 1 इंच जमीन लेने की नहीं है। 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। सरकारी जमीन पर्याप्त है। सरकारी जमीन पर ही सड़क निर्माण कार्य होगा। उसके अलावा और भी जो मंगलौर के पूर्वी दिशा में जाने वाले रास्ते हैं, जो छोटे छोटे चक्रोडे हैं, उनको भी प्रशासन राजस्व विभाग के साथ मिलकर PWD विभाग से हम दिखवा रहे हैं। मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो 2 टाइप के इंक्रोचमेंट में हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी, और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। हम फर्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम रिमूव करें। उसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी आदेश हैं, DM साहब के भी स्पष्ट आदेश हैं कि उसमें एक रोस्टर है जो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया जाएगा। मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और जो हम जल्दी ही से धरातल पे लाएंगे। हमने कुछ नो एंट्री जोन बनाए हैं। कहीं हमने 4 व्हीलर की परमिशन दी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या भारी वाहन के लिए हमने कुछ टाइम के लिए उसकी नो एंट्री की है। तो जल्दी ही हम अतिक्रमण और जाम को लेके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मंगलौर CO विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज मंगलौर बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों और दुपहिया वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान CO मंगलौर ने खुद बसों में चढ़कर चेकिंग की। वहीं कई मोटरसाइकिल की भी चेकिंग की गई। CO मंगलौर ने बताया कि ये चेकिंग लगातार चलाई जा रही है और क्षेत्र में हर संदिग्ध चीज और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आम जन से भी अपील की कि वो अपने आसपास संदिग्ध चीजों पर नजर बनाए रखें और पुलिस को सूचना दें। ये आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में घोड़पुर तिराहे पे, नहर पटरी पे और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे मंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है। और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। जोशीमठ के ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए होने वाले विकास कार्यों में कार्यरत श्रमिकों को भी श्रम विभाग की तमाम योजनाओं का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्राम्य विकास की ओर से उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से मिलकर एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जितने भी ग्रामीण विकास के अंतर्गत श्रमिक हैं जिन्होंने 90 दिन का रोजगार निर्माण कार्य में पूरा कर लिया है, वो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें श्रम विभाग की तमाम योजनाओं का फायदा मिलेगा। कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत श्रमिक का कार्य करने वाले श्रमिक भाई बहनों का पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से सरलतापूर्वक हो जाएगा और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत श्रमिक का कार्य करने वाले लोगों को मिल पाएगा। श्रम विभाग द्वारा चलाई जाने वाली
जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयासरत हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्री विशाल भगवान की पूजा अब शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर और नृसिंह भगवान मंदिर ज्योतिर्मठ में होगी, जबकि बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में होगी। मां गंगा गंगोत्री की पूजा मुखबा और मां यमुना यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इसी पर बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से। अभी हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो जो ग्रीष्मकालीन यात्रा था वो समाप्त हो गया, शीतकालीन यात्रा को लेकर के किस तरह की तैयारी है और इस बार का जो ग्रीष्मकालीन यात्रा रहा था उसको किस रूप में देखते हैं, कि कितने लोग आए और क्या व्यवस्था रही और आगे क्या इसमें करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ये भारत में पूरी दुनिया के धाम है। और जिस प्रकार की आज इस बार जो आपदा की मार रही है, उसके बाद भी जो है श्रद्धा पर जो है कि आपदा जो है कि भारी रही है। और लाखों की संख्या में लगभग चारों धामों में 50 लाख तीर्थयात्री जो है कि इस बार चारों धामों के अंदर है, जिसमें 18 लाख लोग लगभग जो है कि केदारनाथ जी में और 16.5 लाख तीर्थयात्री जो है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में रहे। जो धाम में तीर्थयात्रियों को लेकर जिस प्रकार से लोगों की एक पूरे दुनिया और देश दुनिया के अंदर एक आस्था का भाव है, हम सब ने सरकार और राज्य सरकार और हमारी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमने जो है कि चार धाम यात्राओं को लेकर जो धाम हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा है, इस पर जो है आपदा के दौरान पूरी तरह से जो है कि सारी चाक चौबंद व्यवस्था रही है। और यात्रियों के लिए जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि हम उनको सुगम और सरल दर्शन उपलब्ध कराएं, वो कार्य को हमने पूरा किया। कुछ कमियां इस बार की यात्रा में जो है कि आपदा के कारण कुछ व्यवस्थाएं रही हैं, उसको आगामी आने वाले उसको लेकर हम रोड मैप और एक कार्य योजना बना रहे हैं। ये दूसरा पड़ाव, जहां आपने शीतकालीन की बात की है, ये शीतकालीन यात्रा का दूसरा पड़ाव प्रारंभ होने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां ये हमारी 2 वर्ष पूर्व जो है कि शीतकालीन यात्रा शुरू की थी, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। जो हमारे शीतकालीन गद्दी है बाबा केदार की जो ऊखी मठ में और भगवान बद्रीनाथ जी की जो जोशी मठ और पांडुकेश्वर में, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो है कि उसका रोड मैप और वो सारी चीजें जो है कि कार्य योजना तैयार कर दी गई है। सभी हमारे कर्मचारी और जो हमारा शासन प्रशासन जो है पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलजुल कर उसका जो है प्रचार प्रसार जो है कर रहा है। और जो तीर्थ यात्रियों को लेकर, जो हम दर्शनों को लेकर जो व्यवस्था है, उसको लेकर हमारी सारी कार्य योजना बन चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि आइए और शीतकालीन यात्रा में भी जो है कि भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। तो अभी हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी थे, जिनका कहना था कि ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा तो समाप्त हो गई है, लेकिन शीतकालीन जो चार धाम यात्रा है उसके लिए सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और जो श्रद्धालु यहाँ शीतकालीन यात्रा में आना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड आकर के दर्शन कर सकते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम जी से खबर है। आपको बता दें कि यहाँ के कपाट अब शीतकालीन हेतु 6 महीने के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट 25 नवंबर तक आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन हेतु बंद कर दिए गए थे। और अब बड़ी बात तो यह है कि श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर के चारों तरफ की सुरक्षा के लिए अब 23वें बटालियन आईटीबीपी के जवानों के हाथ में इसे सौंप दिया गया है। बताते चले कि आज 23वें बटालियन आईटीबीपी के तमाम जवान भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पर भारतीय तिब्बत सीमा के जांबाजों ने अपनी चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी है। बद्रीनाथ भू बैकुंठ धाम के मंगल कपाट की बंदी 25 तारीख को 2:53 पर हुए। भगवान की 6 महीने की सुरक्षा व्यवस्था पीएसी के पास थी और वर्तमान समय में आईटीबीपी 23 बटालियन के सुपुर्द कर दी गई है। मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगा, जो हमारे सुरक्षा के में जो आईटीबीपी के जवान रहें, भगवान उनकी रक्षा करे और भगवान उनको दीर्घायु मनोकामना पूर्ण करे। मैं भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। और इस प्रकार से इस बार की सुरक्षा में आईटीबीपी को
तय किया है, नियत किया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों अर्ध कुंभ को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां साधु संतों का एक धड़ा अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसको पूर्ण कुंभ की भांति मनाए जाने के पक्ष में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अर्ध कुंभ हो या कुंभ हो, उसे कुंभ ही कहा जाएगा और 6 वर्ष में होने वाले अर्ध कुंभ को भी कुंभ ही कहा जाता है और 12 वर्ष में जो होता है उसे भी कुंभ ही कहते हैं। नाम की शब्दावली में नहीं पड़ना चाहिए। अर्ध कुंभ की व्यवस्था कुंभ की भांति ही ऐतिहासिक होगी। नाम कुंभ ही होता है और जो 6 वर्ष में होता है उसको भी कुंभ ही कहते हैं, 12 वर्ष वाले को भी कुंभ ही कहते हैं। इसलिए नाम की शब्दावली में पढ़ना नहीं चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई अर्ध के दृष्टिकोण से नहीं बनती है। कुंभ की व्यवस्था बनेगी तो उसी आधार पर बनेगी जिस आधार पर कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है। इसलिए व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर उसे कुंभ कहा जा रहा है तो कांग्रेस पर उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये जो कुंभ होगा ये भी कुंभ की भाव के साथ ही वहाँ स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे। उत्तराखंड के देहरादून में शनिवार सुबह टमाटर से लदी एक पिकअप 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा हरिपुर कोटी छाड़ी मोटर मार्ग पर कालसी डैम के पास हुआ। वाहन विकासनगर मंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में मोड़ पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सीधा नीचे खाई में चली गई। हादसा इतना तेज था कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान गोविंदा के रूप में हुई है, जबकि घायलों में फकीरा और सुनील शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने हादसा होते ही मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और 100 मीटर गहरी खाई में उतरकर शव को सड़क तक पहुंचाया, जबकि घायलों को कंधों पर लादकर सड़क पर पहुंचाया। घायल मिले 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज बादल छाए हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा है, जिससे सुबह शाम ठंड बढ़ी है। राज्य के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। केदारनाथ में पारा -15, बद्रीनाथ में -11, गंगोत्री में -13 और यमुनोत्री में -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की धुंध दिखी। इसके अलावा राजधानी देहरादून में आज सुबह बादल दिखे। इस बीच कई जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा पड़ने की चेतावनी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 29 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।